एपिसोड के शुरुआत में यहाँ पे हमें एक किंग का सीन दिखाया जाता है। ये राजा काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। हमें यहाँ पे कुछ बताया नहीं जाता बेसिकली, बस इसके एक ही बात सुनाई दी जाती है कि ये किंग बन गया था। ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रांग था ये बंदा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे दुनिया में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी और काइंड ऑन अ वन साइडेड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। इधर काफी सारे प्लेन्स आते हैं जो कि बॉम्ब बरसा देते हैं पूरे शहर के ऊपर। फिर एक समय बाद इस राजा को एहसास होता है कि यह राजा हुआ करता था, काफी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन यह अब नहीं है। ठीक है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाता है या इसकी डेथ हो जाती है। दूसरी और यहाँ पे हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आदमी और एक औरत को दिखाया जाता है। यहाँ पे उस बंदे के मन में एक आवाज आती है कि जब तुम्हें दूसरी लाइफ मिलेगी तो तुम लाइट की तरफ जाना। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें रिकार्नेशन दिखाया जाता है एंड ये एक छोटा बच्चा होता है। साथ में हमें 2 पर्सन दिखाए जाते हैं, रेनाल्ड्स और एलिस, और ये अपने बच्चे का नाम आर्थर रखते हैं, लिटिल आर्थर। अब यार आर्थर मन में यही कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। ये 2 लोग हैं जो कि मुझे अपना पेरेंट्स बता रहे हैं, मुझे और क्या। ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से जन्म लेके एक बच्चा बन चुका हूँ, जस्ट अभी अभी पैदा हुआ हूँ। भले ही उसकी कॉन्शियसनेस तो उसके साथ है, लेकिन उसकी बॉडी और चॉइसेस उसके साथ नहीं होती। यानी कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता अपने हाथों पैरों को। ठीक है ना? वो मतलब पॉटी वगैरह भी कर देता है क्योंकि उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता। वो यही कहता है, भाई क्या दिन आ चुके हैं यहाँ पे, उसकी खुद की बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं है। वो सोचता है कि ये कोई सपना होगा और वह जल्दी से जल्दी सपने से उठने की कोशिश कर रहा है, रियलाइजेस कि वो एक ड्रीम नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड को देख रहा होता है और वो देखता है कि जो रिनाल्ड्स है उसके पास एक काफी कमाल की एबिलिटी होती है। वो यहाँ पे अपनी पावर से गाइस पूरी चट्टान को तोड़ के रख देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके थोड़ी चोट लग जाती है, जिसके बाद उसकी वाइफ एलिस वो अपने हाथों से उसको हील करने लग जाती है। ये देख के आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। वो यही सोचता है कि उसकी वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। जिसके बाद रिनॉल्ड जाता है जंगल में और वो एक बहुत बड़े बीस्ट को मार गिराता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी टीम भी होती है और भी ऐसे ही लोग होते हैं। काफी सारे बीस्ट को उसने मारा होता है। जिसके बाद जब वो घर आता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथों में काफी खून लगा हुआ है, उसके पास वेपन्स वगैरह है। तो आर्थर ये सारी चीजें नोटिस करता है कि यार इस दुनिया में लगता है कि सबके पास अपने वेपन्स होते हैं और अपनी कुछ पावर्स भी हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही वो बड़ा होगा जल्दी से जल्दी उसके पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, अब यार उसकी मॉम कहती है कि अब तुम्हारा सोने का समय हो चुका है, चलो डैडी को हाय बोल दिया ना, चलो सोने चलते हैं। तो आर्थर यहाँ पे अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद करता है कि कैसे वो पहले चैन से सो भी नहीं सकता था, किसी भी समय उसके ऊपर हमला हो जाता था। ये लग्जरी उसको इसी दुनिया में मिल सकती है एंड इट वॉज नॉट बैड। ओके, यहाँ पे कुछ दिन बीत जाते हैं तो यार आर्थर अपने पैरों पे चलना शुरू कर देता है, आई मीन घुटनों पे, और वह पहली बार अपनी रिफ्लेक्शन देखता है एंड वो यही सोचता है कि यार वो अभी बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, बहुत छोटा है। वो मिरर में देखता है एंड उसकी मॉम उसे सुला देती है। तो वो एक दिन चुपके से अपने पालने से बाहर निकल जाता है और एक रूम में जाता है जहाँ पे काफी सारी बुक्स होती हैं। उसे एक चीज पता होती है कि भाई नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। तो यहाँ पे बुक्स देखना शुरू करता है और एक बुक खोलते हैं जिसके अंदर इस दुनिया की कई इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए। हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे वो पैदा हुआ है उसका नाम है डिकेटन और यहाँ पे 3 किंगडम्स हैं। पहला है ड्वार्फ किंगडम जो कि एक सबटेरन नेशन है ड्वार्फ का, मतलब यार वो जमीन के नीचे रहते हैं। दूसरा है एलेनोर किंगडम जहाँ पे एल्व्स रहते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर, काफी गहरे फॉरेस्ट में। तीसरा है सैपिन किंगडम जहाँ पे वो पैदा हुआ है। ओके, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग रहते हैं और इंसानों से भरा हुआ है ये पूरा किंगडम, बिल्कुल उसके खुद के नेशन की तरह। लेकिन यहाँ पे मोनार्की चलती है, मतलब कि राजा महाराजा वाला सीन, एंड उनके बाद उनकी गद्दी उनके बच्चों को मिलेंगी एंड उन्हें ये किंगडम उनके पूर्वजों की वजह से मिली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे उनने कब्जा किया है किसी तरीके से। ठीक है, तो आर्थर ये सारी चीजें समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है जितना उसके समय में थी, मतलब पिछली लाइफ में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा उसे पता चलता है माना के बारे में जो कि 100 में से किसी एक के अंदर होता है।
माना को वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी का। अब यार कहा जाए तो दो एप्लीकेशन है माना की, पहला है ऑगमेंटिंग जो कि फिजिकल पावर बढ़ाती है, और दूसरी कंजरिंग जो कि मैजिक का यूज करते हैं। ओके, और ये चीज उसे समझ आ जाती है। अब दोनों में से क्या बनता है? इंसान वो अपने माना कोर को कंट्रोल करने के ऊपर है, अपनी पूरी बॉडी के मानव को एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है ना, उसी को माना कोर कहा जाता है। एक बार अगर कोई इंसान इस पे कंट्रोल कर ले तो वो एक मेज बन जाता है। यहाँ पे आर्थर ट्राई करता है फोकस करने का, और वो याद करता है कि उसकी पिछली जिंदगी में भी ऐसी ही कोई कॉन्सेप्ट था जिसको कि कहा जाता था इंटरनल पावर, जिसको फोकस करके यहाँ पे काफी ताकतवर बना जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे जब फोकस कर रहा होता है आर्थर, तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो बोलती है कि ओ ऐसा लगता है कि तुमने पॉटी कर दी है। हाँ, तो आर्थर मन में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इस बार तो नहीं। तो वो चेक करता है कि हाँ ऐसा हो गया होता है, क्योंकि अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है और वो कुछ ज्यादा ही खो गया था किताबें पढ़ने में। तो उसकी मॉम उसे यहाँ से ले जाती है और आर्थर यही कहता है कि यह शरीर सच में एक जेल की तरह है। एंड अब यहाँ पे 2 साल बीत चुके होते हैं, समय काफी जल्दी बीत चुका होता है, और उसकी मॉम यही नोटिस करती है कि आज तक कभी भी उसने अपने बच्चे को हंसते हुए नहीं देखा है। दूसरी और बाहर यहाँ पे रेनोस आर्थर के हाथ में एक लकड़ी देता है, जिससे कि यहाँ पे वो तलवार की तरह उसको चलाना शुरू कर देता है, जिसे देख के एलिस को काफी गुस्सा आता है कि वो उसके छोटे आर्थर को क्या सिखा रहा है। ठीक है, ये वो देखता है कि उसकी मॉम उसके डैड को डांट रही है, तो आर्थर समझ जाता है कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर औरतों की ज्यादा चलती है मैरिज के बाद। ठीक है, हो सकता है ऐसा, जिसके बाद एलिस आर्थर को मार्केट में लेके जाती है। जब वो मार्केट में लेकर जाती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। वो अलग अलग वेपन्स देखता है, नई नई चीजें देखता है, और उसे इस दुनिया के बारे में नई नई चीजें सीखने को मिलती है। इवन वो मैजिक यूजर्स को देखता है कि लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन एक बात है कि रेनाल्ड्स और आर्थर उसका काफी ख्याल रखते हैं। शायद यही फैमिली होती है कि ये उसका बहुत कदर करते हैं। लेकिन ये फीलिंग उसके लिए न्यू थी, क्योंकि पिछले लाइफ में वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। इट मीन्स वो एक अनाथ था। ठीक है, इवन उसको पता भी नहीं था कि फैमिली होता क्या है। पहले से ये नोटिस करती है कि आर्थर को काफी ज्यादा पसंद है। जब वो बाहर जाता है, वेपन्स को देखता है, जादू को देखता है, तो बिल्कुल अपने डैड की तरह बनना चाहता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो चाहती है कि वो अपनी शांति से लाइफ स्पेंड करे। ओके, अब ना एक दिन यहाँ पे आर्थर देख रहा होता है कि उसके डैड की जो पावर्स होती है वो काफी कमाल की होती है। वो कुछ पत्थर को हवा में फेंकता है एंड फिर नीचे गिरा देता है। आर्थर यही सोचता है कि यार कुछ खास नहीं था, मतलब इससे अच्छा तो ये था कि भाई अपने खुद ही के हाथों से उठा लेता है ये पत्थर। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो अब तुम अपने डैड की असली एबिलिटीज देखोगे। तो यहाँ पे वो अपनी ताकत दिखाता है और भाई वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ना। तो आर्थर सरप्राइज हो जाता है। इधर काफी तगड़ा ऑनगुमेंटर होता है उसका डैड रेनाल्ड्स। ओके, अब यार उसकी मॉम फिर से उसको सुनाने के लिए ले जाती है। नैप टाइम होता है उसका, लेकिन भाई आर्थर को बुक पढ़नी होती है, उसकी मॉम उसको मना करती है। सो वो यहाँ पे वो क्यूट सा फेस बनाने लग जाता है, जिसके बाद एलिस कुछ नहीं कर पाती और वो ये कहती है ठीक है फिर थोड़ी देर पढ़ लो। यहाँ पे वो फिर से अपने माना कोड की प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो कहता है कि 2 साल से वो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है और फाइनली ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके ये काम बन रहा है। अब यार एलिस और रेनॉल्ड्स जब बाहर होते हैं तभी यहाँ पे उनके घर में काफी बड़ा धमाका होता है। भाई रेनॉल्ड्स बाल बाल बचाता है अपनी वाइफ को और उसकी पीठ भी पूरी तरह से जल चुकी होती है। लेकिन इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आर्थर सही होगा या नहीं। तो ये दोनों जल्दी से घर के अंदर भाग के आते हैं। जब रेनॉल्ड्स इधर आता है तो उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता कि उनका बेटा तो अभी 3 साल का भी नहीं हुआ और वो यहाँ पे माना का इस्तेमाल कर पा रहा है। जैसे ही वह यहाँ पे आर्थर नीचे उतरता है तभी ऊपर वाली जो सीलिंग होती है वो नीचे गिरती है। अब उसे ऐसा लगता है कि वो तो मर जाएगा ऐसे। तभी यहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और उसे एक चीज का एहसास होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। यही एक ड्यूटी होती है पेरेंट की। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि उसकी मॉम और उसके डैड दोनों ही रोने लग जाते हैं। उसे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो यही सोचता है कि ये तो पेरेंट्स हैं और इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की तो इनको तो प्राउड महसूस होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन ये फिर रो क्यों रहे हैं? ये चीज तो ना मैंने इस दुनिया की किसी किताब में पढ़ी है, नहीं अपनी दुनिया में देखी है। यहाँ पे भले ही वह याद करता है एक इंसिडेंट जहाँ पे उसने एक बच्चे के साथ सामना किया था अपनी पिछली जिंदगी में।
ठीक है। और वहां पे उस बच्चे को शायद चोट वगैरह लग गई थी। ऐसा होने पे उसके मॉम डैड उसके पास आ गए थे और ये चीज यहाँ पे आर्थर ने कभी महसूस नहीं की थी। ये चीज वो पहली बार महसूस कर रहा होता है, जिस वजह से वो इधर रोने लग जाता है और उसे पहली बार एहसास होता है कि यह एक फैमिली क्या होती है और केयरिंग पेरेंट्स का होना कैसा होता है। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।